बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PHY 302 मैकेनिक्स 2 में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर हम बात करें एक पार्टिकल पे टॉर्क की तो हम जानते हैं कि टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एफ जो है ये फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का। अच्छा, हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिस पे हमने फोर्स अप्लाई की और वो पार्टिकल जो था वो किसी एक पॉइंट के साथ पिवेटेड था, तो उस पॉइंट के अलॉन्ग वो पार्टिकल रोटेट करने लग गया, यानी कि उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। अब अगर हम इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अगर हम पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है, अगर हम उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसका एंगुलर मोमेंटम L जो है दैट इज़ इक्वल टू R क्रॉस P, जबकि P जो है ये लीनियर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम लें, यानी कि DL ओवर DT लें, तो राइट साइड पे भी हमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना पड़ेगा, आर क्रॉस पी। अच्छा, राइट साइड पे अगर हम ओपन करें पैरेंथेसिस को डेरिवेटिव, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी ओवर डी टी। अच्छा, हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी v क्रॉस, अब p जो है दैट इज इक्वल टू mv प्लस r। यहाँ पे भी p को हम चेंज कर लेंगे mv में, तो ये हमारे पास आ जाएगा m, और मैस क्योंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेलोसिटी पे, तो dv ओवर dt। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, v क्रॉस v और m जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। वो क्यों ज़ीरो होता है? हम जानते हैं कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो पहला v जिस डायरेक्शन में है दूसरा भी v ही है, तो सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा एंगल ज़ीरो होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन एंगल आता है, साइन एंगल जो है यानी कि साइन 0 डिग्री जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये तो ज़ीरो हो गई। अच्छा, फिर इस टर्म की अगर हम बात करें, r जो है एज इट इज़ आ जाएगा क्रॉस m, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू एक्सलेशन, तो एम ए आ जाएगा। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0 प्लस आर क्रॉस एम ए जो है ये हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ है, दैट इज़ इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इस तरफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, फिर इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि आर क्रॉस एफ जो है ये दैट इज़ इक्वल टू टा, यानी कि अप्लाइड टार्क। तो फिर हम लिख सकते हैं कि डी एल ओवर डी टी जो है दैट इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टार्क। या इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टा अप्लाइड इज़ इक्वल टू रेट ऑफ, यहाँ पे मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ, उसकी वजह मैं बाद में बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो ये रिलेशन आ गई हमारे पास टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान एक पार्टिकल के लिए। स्मॉल एल इसलिए लिखा है कि हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो कैपिटल एल बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटेशन का कोई इशू नहीं है। आप शुरू से ही स्मॉल एल लेकर चलें तो भी अच्छी बात है, अगर आप कैपिटल एल भी लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। बहरहाल हमने देखा कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। इससे पहले हमने ट्रांसलेशनल मोशन में देखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली वही चीज़ जो है यहाँ पे हमें एनालॉगसली नज़र आ रही है रोटेशनल मोशन में, जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में देखी थी।
तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी पार्टिकल पे जब हम टार्क अप्लाई करेंगे तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, पहला केस तो हमने एक पार्टिकल के लिए देखा था। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ओमेगा से। तो आई जो है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, एंड ओमेगा जो है उसकी रोटेशनल वेलोसिटी है। तो फिर यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखें तो डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, राइट साइड पे भी हमें जो है वो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक बॉडी का, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ सकता है, तो फिर हम लिखेंगे डी ओमेगा बाय डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन में हमारे पास जो डी ओमेगा बाई डी टी है ये अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा क्या है जी? रेट ऑफ अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि ये जो आई अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू टा, ठीक है। अल्फ़ा पे हम यहाँ पे वेक्टर नोटेशन डाल देते हैं। तो फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो डी एल डिवाइडेड बाई डी टी है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ आ रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू अप्लाइड टार्क, टा अप्लाइड। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक रिजिड बॉडी के लिए है जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इस तरह से हमने टार्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन देखी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमें कहती है कि जी नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टार्क। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई भी दूसरी बॉडी जो है वो टार्क अप्लाई नहीं कर पाएगी। इसी तरह की कंजर्वेशन हम लीनियर मोमेंटम के बारे में भी देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो ये बेसिकली लीनियर मोशन की ही यहाँ पे जो है वो एनालॉगसली रोटेशनल हमें नज़र आ रही है, रोटेशनल मोशन में। बहरहाल हमने देखा था पिछले अभी जो हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, जिसमें हमने टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम टार्क अप्लाई करें तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ जाता है, सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम टार्क अप्लाई ना करें, यानी कि टा ज़ीरो हो, तो फिर इसका मतलब है कि डी एल डिवाइडेड बाई डी टी जो है ये भी ज़ीरो होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो एल है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। हम जानते हैं कि एल जो है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एल जो है दैट इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, हम एक टाइम पे अगर उसका जो है वो मोमेंटम, यानी कि अगर हम एक स्टार्टिंग टाइम पे उसका एंगुलर मोमेंटम देखें, एल इज़ इक्वल टू एल आई, इसको हम कह देते हैं इनिशियल, दैट इज़ इक्वल टू आई, यहाँ पे वेक्टर नोटेशन डालें, ओमेगा आई। फिर इसी तरह से हम किसी दूसरे टाइम पे उसका मोमेंटम देखें, एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम एल एफ से रिप्रेजेंट कर दें, तो दैट विल बी इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। अगर हमने कहा है कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम, तो फिर इसका मतलब ये है कि एल आई इज़ इक्वल टू एल एफ, या हम कह सकते हैं कि आई ओमेगा आई इज़ इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप हमें बेसिकली ये बताती है कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल ये क्वांटिटीज़ जो हैं, कौन सी क्वांटिटीज़, इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा ही आएगा। यानी कि अगर हम
कहते हैं कि शुरू में बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फिर फाइनली हम देखेंगे कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। इस तरह से यानी कि ये कमी जो है, ये कमी बेशी इस तरह से आएगी कि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो एक जैसी ही रहेगी। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमें 10 या 20 या 50 मिल रहा है तो यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी फाइनली। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन चेंज इस तरह से होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, चेंज इस तरह से होंगे कि अगर एक चीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी, अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखते हैं फिज़िकल फिनोमेना में। बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेसेस हैं जिनमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एक डाइवर की, यानी कि एक गोताखोर है जो कि एक बोर्ड पे खड़े होकर जंप करता है पानी में पूल की तरफ, तो शुरू में उसके आर्म और उसकी लेग्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, यानी कि फैले हुए हैं। तो जब उसके आर्म्स और लेग्स फैले हुए हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, यानी कि वो रोटेट जो है वो बहुत स्लोली कर रहा है। लेकिन दरमियान में अगर अपने आप को जो है वो इकट्ठा करता है, तो क्लोज करता है अपने आर्म्स और अपनी लेग्स, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अल्टीमेटली उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो तेज़ी से समरसॉट लगाने के काबिल होगा। जब वो समरसॉट लगाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा से इनिशियल पोजीशन में आने के लिए पानी में एंटर होने से पहले वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिर से बढ़ाएगा और उसके लिए वो अपने आर्म और अपनी लेग्स जो है वो ओपन कर देगा, स्ट्रेच कर देगा, तो फिर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब पानी में एंटर होने से पहले वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा लेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये चीज़ उसको पानी में अपने आप को बैलेंस रखने में मदद करेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्रोबेट्स होते हैं जिनको हम बाजीगर भी कहते हैं, तो वो भी एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बेस पर जो है वो बहुत सारे हमें करतब दिखाते हैं। और इसके साथ साथ बैले डांसर्स होती हैं, शायद आपने ना देखी हो। कॉन्ट्रैक्शन होती है स्टार्स की, तो स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन नेट रिज़ल्ट क्या होता है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। स्टार्स कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब वो सारे का सारा फ्यूल अपना इस्तेमाल कर चुकते हैं, यानी कि जल जाते हैं सारे के सारे फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, तो फिर उनके पास मज़ीद उनमें फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, लेकिन क्योंकि बाहर से उन पर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए फिर उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में से लेकर यूनिवर्सल फिनोमेनास तक में जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोल प्ले कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।